नमस्कार दोस्तों। अभी के क्लास में हम लोग साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वे सब भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन क्षारक नहीं है। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन एक क्षारक नहीं है। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा NaCl होगा। NaCl एक क्षारक नहीं, एक लवण है, एक उदासीन है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित भस्मों में से सबसे प्रबल भस्म कौन है। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है कि प्रबल। प्रबल का मतलब होता है मजबूत, यानी कि स्ट्रॉन्ग। आपको बताना है कि सबसे मजबूत भस्म कौन है। ऑप्शन को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन चार ऑप्शन में सबसे प्रबल भस्म कौन है। तो सबसे प्रबल भस्म आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NaOH। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। BBI क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछ देगा तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है इसका रासायनिक नाम, एवं इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 10H2O होता है जो कि ऑप्शन बी में है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaSO4 इंटू 1/2H2O। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा धोने वाला सोडा जिसको हम लोग धोवन सोडा भी कहते हैं, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट होता है। तो इसको आपको याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब उसका रंग कैसा होता है। तो आप तभी बताएंगे कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है न ही क्षारीय तब उसका रंग कैसा होता है। देखिए जब लिटमस विलयन नहीं अम्लीय होगा और न ही क्षारीय होगा तो पक्का उदासीन होगा। और उदासीन विलयन का रंग कैसा होता है। तो उदासीन विलयन का रंग आपका बैगनी होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बैगनी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा सोडियम और पोटेशियम, यानी कि Na और K धातु ठंडे जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बूझा हुआ चूना है। आप सभी को बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से बूझा हुआ चूना कौन है। देखिए बूझा हुआ चूना का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 जो कि ऑप्शन बी में है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOH2 एक बूझा हुआ चूना है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम आपका एथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन अगर आपसे एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, CH3COOH। इसका रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र भी आपका भी यही है क्योंकि कभी कभी प्रश्न में आपसे एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र भी पूछ लेता है। और एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल आपके सिरका में पाया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो आप सभी बताएंगे कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन एक अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सोना
निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि सोना इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में घुल जाता है, यानी कि किस द्रव में घुल जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अम्लराज में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु, जिसे हम लोग पारा भी कहते हैं, किस अवस्था में पाई जाती हैं? तो आपके द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है और इसका पारा का संकेत होता है Hg। इसको Hg से इंगित करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? इन 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है? तो देखिए, इन चारों ऑप्शन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपका पोटेशियम होता है, यानी कि पोटेशियम। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है के। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है? तो आप तभी बताएंगे कि इन 4 ऑप्शन में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम आपका मिश्र धातु एल्युमिनियम का है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में सबसे अति ज्वलनशील कौन है। तो अति ज्वलनशील आपका श्वेत फास्फोरस होता है, क्योंकि श्वेत फास्फोरस आपके वायु के संपर्क में आते ही इसमें अपने आप आग लग जाता है, इसीलिए यह आपका अति ज्वलनशील धातु है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी श्वेत फास्फोरस हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन है। तो इन 4 ऑप्शन में सबसे अधिक क्रियाशील आपका कॉपर है, यानी कि तांबा है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि सीसा और टिन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो सीसा और टिन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। इस प्रकार एक प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सोल्डर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड पर, कैथोड पर, अपघट या इनमें से कोई नहीं। तो आप तभी बताएंगे कि विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को कहाँ बनाया जाता है। तो एनोड पर बनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? VVI क्वेश्चन है कि लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखिए, लोहा और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिसको हिंदी में जस्ता कहते हैं। और इस परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। कभी कभी आपके परीक्षा में प्रक्रिया का नाम भी पूछ लेता है, तो गैल्वेनीकरण हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन को पढ़िए ध्यान से और बताइए कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है। तो धातुओं की प्रकृति आपकी विद्युत की धनात्मक होती है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो आप सभी बच्चे बताएंगे कि किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो आपका अपरूपता कहलाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? बताएंगे कि धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका आधातवर्धनीयता, तन्यता, लचीलापन या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी तन्यता। तन्यता धातुओं का एक ऐसा गुण है जिसमें धातुओं को पतले तार के रूप में खींचकर बनाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? तो आप सभी बताएंगे कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा चमकदार हो जाएगा। यानी कि धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है। इनमें विशेष प्रकार की चमक होती है जिसे हम लोग धात्विक चमक कहते हैं। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
आपका अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? आप सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? देखिए, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा हो जाएगा। हीरा क्या है? तो हीरा आपका कार्बन का अपरूप है ना? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? ये भी आपका बीबीआई क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन अधातु है जो कि आपका चमकीला भी होता है? चलिए बताइए। देखिए, आयोडीन एक अधातु है जो कि चमकीला भी होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आयोडीन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? आप सभी को बताना है कि सबसे अधिक तन्य धातु, तन्य किसे कहते हैं या फिर तन्यता किसे कहते हैं? तो धातुओं का वह गुण जिसे खींच करके पतली तार के रूप में बनाया जा सकता है उसी को तन्यता कहते हैं। और सबसे अधिक तन्य धातु आपका होता है सोना। और सोना को संकेत क्या है? तो एयू। सोना को एयू से संकेत करते हैं। और 1 ग्राम सोना से लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार को बनाया जाता है। तो सबसे अधिक तन्य धातु कौन हुआ? सोना। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? तो फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है आपका P4। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साधारण गंधक की आणविक रूप में पाया जाता है। देखिए, साधारण गंधक को हम लोग क्या कहते हैं? सल्फर कहते हैं। साधारण गंधक को सल्फर कहते हैं और सल्फर को हम लोग लिखते हैं S8। तो साधारण गंधक की आणविक रूप में आपका S8 पाया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी S8 हो जाएगा। ऑप्शन सी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी अधातु के परमाणु के बहतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि किसी परमाणु के बहतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? देखिए, किसी परमाणु के बहतन कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4, 5, 6, 7, 8 है। ये होती हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन सी 4, 5, 6, 7, 8 है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला सवाल है कि कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कॉपर का निष्कर्ष मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कॉपर का निष्कर्ष कॉपर पाइराइट यानी कि CuFeS2। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कॉपर पाइराइट से कॉपर का निष्कर्ष किया जाता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम सोने से कितना लंबा सार बनाया जाता है? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? तो ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन एक उपधातु है। अब यहाँ पर उपधातु किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उसी को उपधातु कहते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में आपका ऑप्शन डी जो है ना SB, जिसको हम लोग एंटीमनी भी कहते हैं, एंटीमनी का संकेत ही है आपका SB आपका यानी कि एंटीमनी एक उपधातु है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम और एल्युमिनियम। आप सभी को बताना है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एल्युमिनियम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? कॉपर, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा। तो विद्युत का सबसे सर्वोत्तम चालक आपका होता है चांदी, लेकिन जो हमारे घरों में उपयोग होता है वह तांबा होता है ना? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? आपका ऑप्शन है तांबा, सोना, जिंक, पोटेशियम। आप सभी बच्चे बताएंगे कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सोना हो जाएगा। सोना एक है अक्रिय धातु है। सोना जो है ना ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि अमलगम एक मिश्र धातु है और इसमें कौन सी धातु हमेशा इसमें रहती है? तो कब पारा रहता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक अधातु है। ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इन 4 ऑप्शन में कौन एक अधातु है। देखिए, आपका अधातु हो जाएगा कार्बन, यानी कि सी से क्या होता है कार्बन। कार्बन एक अधातु है और कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 6 होती है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों आज के वीडियो से बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो का लिंक अपने तमाम दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।